दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे बड़े ठग नीरव मोदी के हीरे जैसी चमकती हुई लाइफस्टाइल और उसके द्वारा किए गए स्कैम्स के बारे में बताएंगे, जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। जी हाँ, नीरव मोदी को पूरी दुनिया डायमंड किंग के नाम से जानती थी। उसकी पार्टीज में विदेशी सुंदरियों का काफिला लगा रहता था। उसके लाइफस्टाइल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लेकिन हम ज्यादातर भारतीयों को पता तब लगा जब वो भारत सरकार के 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तारीख थी 14 अक्टूबर 2016। फिजाओं में हल्की ठंडक थी और जोधपुर का उम्मेद भवन नीरव मोदी ब्रांड के 5 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस शाम में कई खूबसूरत सुंदरियां बेशकीमती गहनों से लदे हुए थे। इस पार्टी में बॉलीवुड से लेकर देश के बड़े बड़े करोड़पतियों तक का आना जाना लगा हुआ था। ये नीरव मोदी का वो जलवा था जिसकी झलक हिंदुस्तान ने पहली बार देखी थी। नीरव मोदी के इस झलक को देखकर बड़ी बड़ी हस्तियां सोचने पर मजबूर थीं। लेकिन दोस्तों, 50 साल पहले जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नीरव का परिवार एक साधारण सा परिवार था जो एक आम परिवार की तरह ही अपना पालन पोषण करता था। जिसके बाद नीरव के पिता दीपक मोदी ने विरासत में मिले हीरे के काम को संभाला। बाद में उनका कारोबार उतना तो नहीं, लेकिन घर का खर्चा चलने लायक चलने लगा। इसमें उनको कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था। जिसके बाद साल 2060 में नीरव का परिवार सिंगापुर से बेल्जियम आ गया और यही नीरव का जन्म हुआ। नीरव ने जब होश संभाला तो उसके पिता का हीरे का कारोबार जम चुका था। लेकिन साल 90 के दशक आते आते उसका परिवार एक बार फिर आर्थिक दिक्कतों से गुजरने लगा, जिसके चलते नीरव ने पढ़ाई छोड़ दी और अपनी मामा मेहुल चौकसी के साथ कारोबार की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। 19 साल की उम्र में नीरव मोदी मामा मेहुल चौकसी के साथ बेल्जियम से भारत आ गया। यहाँ 10 सालों तक उसने खूब मेहनत की। इन 10 सालों तक उसने प्रति माह 3500 रुपए कमाए। लेकिन इस बीच वो ज्वेलरी डिजाइन का काम भी सीखता रहा। वो एक से बढ़ के एक हीरो का नेकलेस बनाने लगा और जब नीरव के हाथों से बनाया गया पहला गले का हार बिका तो उसकी कीमत थी 16.5 करोड़ रुपए। जब उसके हाथों से बना पहला हार इतना महंगा बिका तो इस काम में नीरव की दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई। ये वो दौर था जब नीरव ने हीरे के काम में पांव जमाने शुरू कर दिए थे। साल 1999 में नीरव ने 5 स्टार डायमंड इंटरनेशनल नाम का खुद का बिजनेस शुरू किया। इसका काम था हीरे खरीदना और बेचना। इस काम को उसने 10 सालों तक मन लगा के किया। वो अपने फर्म में बनने वाले हर एक नेकलेस को खुद डिजाइन किया करता था। साल 2010 आते आते नीरव मोदी हीरे के कारोबार का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन अभी तक वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब नहीं हो पाया था। एक बार उसने हैदराबाद के गोलकोंडा खदान से निकले 12 कैरेट के हीरे को ऐसे शानदार नेकलेस डिजाइन में बदला कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। यह हार कितनी बेशकीमती थी कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे हांगकांग में ऑक्शन के लिए रखा गया। और न केवल रखा गया बल्कि यह हार उस ऑक्शन में 23 करोड़ रुपए में बिका। इसके तुरंत बाद नीरव मोदी ब्रांड नाम से अपना डायमंड ज्वेलरी का कारोबार शुरू किया। ये वो दौर था जब लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल लिया। वो दुनिया के सबसे महंगे केनाली लग्जरी सूट्स पहनता था जिसकी कीमत 1.5 लाख से शुरू होती थी। वो बेंटले कार में घूमता। अपनी रहीसियत दिखाने के लिए पेंटिंग्स और कलाकृतियों में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। अक्सर वो यूरोप के बड़े और नामी संग्रहालयों में देखा जाता था। उसने रहीसियत की जिद में अपने ऑफिस केबिन में अमृता शेरगिल की 10 करोड़ की कीमत वाली पेंटिंग्स भी लगा रखे थे। उसके पास करीब 100 लग्जरियस पेंटिंग्स का कलेक्शन था, जिसमें से किसी भी पेंटिंग्स की कीमत 2 करोड़ से कम नहीं थे। इनमें कई पेंटिंग्स तो फ्रांसिस न्यूटन सौजा जैसे महान पेंटर के थे। अब लोग उसे जानने लगे थे। महंगी ज्वेलरी की दुनिया में उसका नाम पहले नंबर पर आ गया था, जिसके चलते उसने अपने गहनों की कीमत भी बढ़ा दी थी। उसके गहनों की शुरुआत ही 5 लाख रुपए से होते थे। साल 2013 आते आते नीरव मोदी का जलवा 7वें आसमान तक पहुंच गया था और यह पहली मर्तबा था जब फोर्ब्स के इंडियन बिलियनियर्स की लिस्ट में नीरव मोदी का नाम भी शामिल था। साल 2014 में वह 110 अरब का मालिक बन चुका था। इसी साल उसने अपने एक नेकलेस को 50 करोड़ रुपए में नीलाम किया।
साल 2015 में जब नीरव मोदी ने न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू में अपना एक स्टोर खोला तो ये साबित हो गया कि डायमंड के कारोबार में नीरव का सितारा बुलंदियों पर है। स्टोर की ओपनिंग के लिए उसने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन सुपर मॉडल कोको रोचा, इसके अलावा भारत से लीजा हैडन और निम्रत कौर जैसी सेलिब्रिटीज को बुलाया। फिर थोड़े समय के बाद वो अपने से 7 गुना बड़ी कंपनी फेडरिक गोल्डमैन को भी खरीद लिया। इस समय वो डायमंड किंग बन चुका था। उसने 4 हीरो के कट को भी पेटेंट कराया था, जिसमें मुगल कट, अनीरा कट, जैस्मिन कट और एंडलेस कट शामिल है। 2015, 16 और 17 में नीरव मोदी ने दुनिया के कई बड़ी बड़ी जगहों जैसे कि दुबई, हांगकांग, लंदन और सिंगापुर में अपने स्टोर्स ओपन किए। वो जब भी किसी देश में अपना स्टोर खोलता तो उस देश के मॉडल और अमीर हस्तियों को जरूर बुलाता और ये हस्तियां भी नीरव के एक बुलावे पर जरूर आती। इस समय नीरव की किस्मत 7वें आसमान पर थे। 2017 में एक बार फिर नीरव को फोर्ब्स के अमीर लोगों की सूची में जगह मिली और इस समय नीरव की कुल संपत्ति 150 अरब रुपए थी और वो सालाना 20,000 करोड़ रुपए कमा रहा था। उसकी ख्वाहिश 2025 तक दुनिया भर में 100 स्टोर्स खोलने के थे और ऐसा मुमकिन भी होता दिख रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, ख्वाब पूरे करने के लिए खुद के करतूतों का भी अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो आपके ख्वाब आपकी गंदी करतूतों के भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नीरव मोदी के साथ भी। उसके अच्छे ख्वाब और उसकी गंदी करतूतों की भेंट चढ़ गए और उसके हीरे की तरह चढ़ती जिंदगी किसी लोहे की तरह जंग खाने लगी। जिसके बाद फरवरी 2018 में अचानक खबर आती है कि नीरव 13,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार हो चुका है। जब टीवी पर यह न्यूज टेलीकास्ट हुई तो लोग उससे ज्यादा सरकार को कोस रहे थे। नीरव के जिस काम को उनके पीढ़ियों ने चमकाया, उसको नीरव ने ठगी के एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। उसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि कई और देशों को भी चूना लगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मोटी रकम तो वो भारत से ही लेके भागा, जिसके बाद उसे भारत समेत 192 मुल्कों की पुलिस तलाश रही थी, क्योंकि उसने कुछ काम ही ऐसा किया था। ऐसी ठगी न तो आज से पहले किसी ने सुनी होगी और ना ही देखी थी। दोस्तों, नीरव मोदी ने भारतीय सिस्टम के खामियों का ऐसा फायदा उठाया कि उसकी खबर ना तो बैंक को हुई और ना ही बैंक के आला अधिकारियों को नीरव की शातिराना खेल के बारे में पता चल सका। दरअसल उसने सिस्टम में जुगाड़ बनाकर सभी ऑफिसर्स को खरीद लिया था जो उसके इस प्लानिंग में काम कर सकता था। इस घोटाले को उसने वाइफ एमी मोदी, भाई निश्चल और मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर अंजाम दिया। दरअसल हुआ ये कि उनको हांगकांग से अपनी कंपनियों के लिए बिना तराशे हुए हीरे इंपोर्ट करना था, लेकिन उसके लिए बड़ा सवाल ये था कि उनके पास पैसे कहां से आएंगे। इसके लिए उसने 16 जनवरी 2018 को मुंबई के पंजाब नेशनल बैंक से संपर्क किया। उन्होंने पंजाब नेशनल से कहा कि उसको विदेश से कुछ सामान मंगवाना है तो उसके लिए वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर दे। दोस्तों, आपको बता दें कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदेश से सामान मंगा रहे व्यक्ति की एक गारंटी के रूप में होता है, जिसमें अगर सामान मंगाने वाला व्यक्ति पैसे नहीं देता तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो होता है जिसने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया होता है। नीरव के इस बात को सुनकर पीएनबी ऐसा करने के लिए राजी हो गया, लेकिन 2018 में जब पीएनबी ने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग करने के बदले में नीरव मोदी से 280 करोड़ रुपए कैश जमा कराने के लिए कहा तो नीरव मोदी की ओर से जवाब आया कि बैंक उन्हें बिना कैश जमा कराए ही उन्हें हर बार लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी करता रहा है। तो इस बार ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस पर एक अधिकारी को शक हुआ और बैंक ने इस मसले पर अपनी और जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद जो सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। जांच में पता चला कि नीरव मोदी, उनकी कंपनी और उनके किसी रिलेटिव का पंजाब नेशनल बैंक में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि नीरव मोदी पीएनबी के 2 सीनियर अधिकारी के साथ मिलकर फर्जी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनवाता रहा और ये सीनियर अधिकारी बैंक के स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम में खेल करके नीरव मोदी को फायदा पहुंचाते थे। बैंक के कुछ अधिकारियों ने नीरव मोदी को विदेश में क्रेडिट हासिल करने के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग तो जारी कर दिए, लेकिन ये सभी लेटर्स पीएनबी के कोर सिस्टम में दर्ज नहीं हुए, बल्कि नीरव मोदी और उनके साथी को बैंक से मोटी रकम तो मिल गई, लेकिन नीरव मोदी खुद पंजाब नेशनल बैंक को पैसे देने की जिम्मेदारी से
बच गया। बाद में पता चला कि पीएनबी के साथ नीरव का ये खेल 2011 से चल रहा था और बैंक इसे कई सालों के बाद 2018 में पकड़ा। जब इस पर सीबीआई की जांच शुरू हुई तो शुरुआती में सीबीआई को नीरव और उसके ठग्स गैंग की तलाश में 280 करोड़ के मामले ही थी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि नीरव मोदी और उसके साथियों ने बैंक को करीब 13,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से न तो इस घोटाले की खबर बैंक को हुई और न ही आरबीआई को इसकी भनक लगी। इसके बाद नीरव मोदी ने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सबसे बड़ी दास्तान लिख डाली। आज पंजाब नेशनल बैंक के लिए नीरव मोदी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, समझ में तो ये नहीं आता कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद विदेश कैसे भाग जाते हैं। नीरव की जगह कोई आम इंसान होता तो उसके साथ भारतीय कानून क्या हश्र करती है तो आप और हम बखूबी जानते हैं। लेकिन नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़ों को देश वापस क्यों नहीं लाया जा सकता, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपका क्या कहना है नीरव मोदी के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।